अगर आपको ये वीडियो इंग्लिश या तेलुगु में देखना है तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोडो साइंस। आज का टॉपिक है स्पेस ट्रैवल। अब तक हमने आउटर स्पेस के कई सेक्टर्स देखे, जैसे कि डार्क मैटर, कॉस्मोलॉजी, सुपरनोवा और स्टार रीडिंग्स भी किए। आज हम स्पेस ट्रैवल के बारे में जान के लेंगे। तो आज हम इस एपिसोड में स्पेस ट्रैवल क्या है, स्पेस ट्रैवल करने के लिए क्या क्या लगता है और उसके यूजेस क्या है, ये सब हम जान के लेंगे। स्पेस ट्रैवल का मतलब क्या है? सिंपल भाषा में बोलना चाहिए तो ऐसा बोल सकते हैं कि एक उड़ने वाला व्हीकल को लेकर स्पेस में जाना। 1861 में स्कॉटिश एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन विलियम लेटिस इन्होंने स्पेस ट्रैवल मुमकिन है करके बताया है। इन्होंने बोला है कि रॉकेट्स यूज करके हम स्पेस ट्रैवल कर सकते हैं। अभी हम स्पेस ट्रैवल के फेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। फेज 1, जरूरत के हिसाब से हम रॉकेट को डिजाइन करते हैं। फेज 2, एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन करते हैं। फेज 3, सही डेस्टिनेशन सेलेक्ट करते हैं। फेज 4, लॉन्च के लिए तैयारी करते हैं। फेज 5, स्पेस को पहुंचना और उसको एक्सप्लोर करना। ऐसा शब्दों में कहना बहुत सिंपल है, पर एक्चुअली करने में बहुत ज्यादा मेहनत और डिटर्मिनेशन लगता है। रॉकेट्स मैन या अनमैन्ड हो सकते हैं। एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन करना बहुत बड़ी टास्क है। उनको वर्स्ट के सिनेरियोज के लिए भी उनको ट्रेन किया जाता है। अभी हम रीयूजेबल रॉकेट्स भी यूज कर सकते हैं। इसका क्रेडिट टेस्ला के स्पेसएक्स को जाता है। डेस्टिनेशन को सही तरह से सेलेक्ट करना ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है, क्योंकि डेस्टिनेशन के हिसाब से हम रॉकेट्स के अंदर फ्यूल और फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायरमेंट है डेस्टिनेशन के हिसाब से वो सब हम उसमें कैरी आउट करते हैं। और हम रॉकेट के ट्रैजेक्टरी, पाथ कैलकुलेशन, ये सब भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब देखते हैं लॉन्च डे यानी डी डे। लॉन्च करने के लिए सही टाइम का इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि लॉन्च करते वक्त वहां के क्लाइमेटिक कंडीशंस ये सब भी देखने पड़ते हैं। एयर रेजिस्टेंस कैसा है और फ्यूल प्रोपोर्शनेट है कि नहीं। फ्यूल इतना प्रोपोर्शनेट होना चाहिए ताकि वो अपना एस्केप वेलोसिटी रीच हो और अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चले और ऑर्बिट में सही तरह से बैठे और डेस्टिनेशन पहुंचे। ये सब फैक्टर्स रॉकेट को एक रिक्वायर्ड ऑर्बिट में रखने के लिए हेल्प करता है और उनको ट्रैजेक्टरी फॉलो करते हुए डेस्टिनेशन को पहुंचने में मदद करता है। एस्ट्रोडायनेमिक्स एस्ट्रोडायनेमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्पेसक्राफ्ट ट्रैजेक्टरीज के बारे में बताता है। ये एक स्पेसक्राफ्ट को सही समय और बिना ज्यादा फ्यूल यूज करके रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन को पहुंचने के लिए मदद करता है। स्पेस ट्रैवल की सामग्री यानी स्पेस ट्रैवल के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। अभी हमें पता है कि आउटर स्पेस में तो ऑक्सीजन नहीं है, तो हमको सफिशिएंट ऑक्सीजन लेके जाना चाहिए। ये ऑक्सीजन इतना रहना चाहिए कि ताकि हम डेस्टिनेशन को पहुंचे, वहां पे काम करें और वापस अर्थ पे आए। इतना ऑक्सीजन रहना चाहिए और उसके हिसाब से ही एस्ट्रोनॉट्स को फूड का भी इंतजाम इसी तरह करना चाहिए। हर एक एस्ट्रोनॉट का फूड अलग अलग हो सकता है। एस्ट्रोनॉट्स पानी कैसे पीते हैं? नासा स्पेस मशीन्स को वाटर प्रोड्यूस करने के लिए एक बहुत क्रिएटिव वे यूज करता है। स्पेसक्राफ्ट को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए नासा फ्यूल सेल यूज करते हैं। फ्यूल सेल्स में हाइड्रोजन गैस यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होता है तो इलेक्ट्रिसिटी और वाटर आता है। ये इलेक्ट्रिसिटी स्पेसक्राफ्ट के लिए यूज करते हैं और वाटर एस्ट्रोनॉट्स यूज करते हैं। और इसी तरह एस्ट्रोनॉट्स अपने पानी को कंजर्व करते हैं और सही तरह से यूज करते हैं। अभी आपको एक फैक्ट बताऊंगा कि आउटर स्पेस कैसा स्मेल करता है। आउटर स्पेस ना एक मिक्सचर ऑफ गन पाउडर, बर्न स्टिक, रास्पबेरीज और रम का मिक्सचर किया तो कैसा स्मेल आता है वैसा स्मेल करता है। स्पेस ट्रैवल के रिलेटेड बहुत सारे मूवीज और सीरीज है, बहुत सारे लैंग्वेजेस में। इंग्लिश में मार्शियन, इंटरस्टेलर, ग्रेविटी, स्टार ट्रेक, स्टार वॉर्स एक्सेट्रा ये सब है। तेलुगु में सिर्फ एक ही है, अंतरिक्षम 9000 kmph। अभी हम ये स्पेस ट्रैवल मूवीज के थियरीज के बारे में हम बात करेंगे। मार्शियन मूवी में एक ग्रुप ऑफ एस्ट्रोनॉट्स को मार्स को एक्सप्लोर करने भेजते हैं। वहां पे जब लैंड होने के बाद एक स्टॉर्म के वजह से वो इधर उधर हो जाते हैं, तो फिर वापस अर्थ पे जाने के लिए वो लोग वापस स्पेसशिप में चले जाते हैं, पर वो पीछे हीरो को छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि हीरो मर गया है,
पर एक्चुअली स्टॉर्म सब सेटल होने के बाद हीरो नासा को कांटेक्ट करता है और उनको पता चलता है कि ये अभी भी जिंदा है। तो फिर स्टोरी ऐसा ही जाता है, वो मार्स में कैसा जीता है लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ, वो फिर वापस अर्थ में कैसे आता है, ये सब पूरा प्लॉट में बताया है। ग्रेविटी में एक हीरो और हीरोइन स्पेस में जाते हैं हबल टेलीस्कोप को थोड़ा हार्डवेयर अपग्रेड करने के लिए। जब वो रूटीन स्पेस वॉक लेते हैं तभी एक बड़ा सा हादसा होता है जिससे उनका शटल खराब होता है, तो उनको अर्थ के साथ कम्युनिकेट करने के लिए कुछ रिसोर्स नहीं रहता। तो फिर वो कैसे रेस्क्यू होते हैं वहां से, ये पूरा एडवेंचर उन्होंने एक ग्रेविटी मूवी में दिखाया है। इंटरस्टेलर मुझे लगता है कि अभी तक का ये सबसे अच्छा और बेस्ट स्पेस ट्रैवल मूवी है। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं फिजिक्स रिलेटेड, बहुत अच्छी तरह से बताया है। आप जब भी ये मूवी देखते हो तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको फर्स्ट ग्लांस में नहीं समझ में आता। प्लॉट थोड़ा ट्रिकी है पर बहुत अच्छा है। अभी प्लॉट ऐसा जाता है, एक ग्रुप ऑफ एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजते ताकि वो अर्थ जैसे प्लैनेट को विजिट करे, क्योंकि अर्थ अभी खराब हो रहा था। तो उसके पहले ही नासा एक ग्रुप ऑफ एस्ट्रोनॉट्स को भेजते ताकि वो अर्थ लाइक प्लैनेट को डिस्कवर करे। तो उनको 3 प्लैनेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है, मिलर्स प्लैनेट, एडमर्स प्लैनेट और मैंस प्लैनेट। तो ये ग्रुप ऑफ एस्ट्रोनॉट्स ये 3 प्लैनेट्स को विजिट करने के लिए स्पेस मिशन में निकलते हैं। तो ये इन 3 प्लैनेट्स को विजिट करने के लिए उनको जुपिटर के पास एक वर्म होल के थ्रू जाना पड़ता है। पहले वो मिलर्स प्लैनेट में जाते हैं, फिर मैंस प्लैनेट में जाते हैं। तो ये दो प्लैनेट्स हैबिटेबल नहीं है ह्यूमंस के लिए करके ऐसा फाइनल करते हैं। फिर थोड़े बहुत स्पेस एडवेंचर्स होते हैं। फिर लास्ट में उनको समझ में आता है कि एडमर्स प्लैनेट है जो ह्यूमंस के लिए सही है रहने के लिए। तो इस मूवी में स्पेस ट्रैवल के रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है ये इतना ही है, पर बहुत सारे दूसरे भी कॉन्सेप्ट्स है, पर उसको जब हम डिस्कस करने लग गए तो पूरा बड़ा एपिसोड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अंत करते हैं इसका। अभी हम ये देखते हैं कि स्पेस में हम कितने दूर तक जा सकते हैं। अभी के हिसाब से एक रेफरेंस पॉइंट्स को लेके हम कम से कम 40,000 किलोमीटर टू 47 मिलियन किलोमीटर तक हम जा सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स का एज कैसा मैटर करता है। हमें आइंस्टाइन का रिलेटिविटी थ्योरी से पता है कि टाइम रिलेटिव है। अपन जो भी स्पेस टाइम में एक्सपीरियंस करते हैं वो अलग अलग तरीके से करते हैं। तो इसका कारण ये है कि स्पेस टाइम जो है वो फ्लैट नहीं है बल्कि कर्व है। तो एस्ट्रोनॉट जो ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पास है उनका एज थोड़ा आराम से बढ़ता है जितना ह्यूमंस जो अर्थ पे रहते हैं। तो इसका इफेक्ट जो है इसको टाइम डायलेशन इफेक्ट कहते हैं। टाइम डायलेशन के बारे में मैंने टाइम बबल के एपिसोड में डिस्कस किया। इसके अलावा एक और फैक्टर है, उसको रिलेटिव वेलोसिटी टाइम डायलेशन कहते हैं। ये फैक्टर कहता है कि अगर हम फास्ट जाते हैं तो अपने रिलेटिवली टाइम स्लो जाता है। इसको समझने के लिए हम ट्विन सिनेरियो लेते हैं। ट्विन सिनेरियो में एक ट्विन स्पेस ट्रैवल करने के लिए स्पेसशिप यूज करता है और दूसरा ट्विन अर्थ पे रह जाता है। जब स्पेस ट्रैवल करने वाला ट्विन वापस अर्थ पे आता है तो उसका उम्र कुछ 2 साल बढ़ता है। जो ट्विन अर्थ पे था उसका कुछ एक डेकेड से उसका एज बढ़ता है। स्पेस ट्रैवल करने के एप्लीकेशन यानी स्पेस कॉलोनाइजेशन, अर्थ जैसे प्लैनेट को एक्सप्लोर करना, स्पेस टूरिज्म, तो स्पेस पे डिपेंड करने वाला GPS सिस्टम और स्पेस बेस्ड डेटा सेंटर्स। स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन मार्स कॉलोनाइजेशन में काम कर रहे हैं और अपने आउटर सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर करने के लिए 1977 में नासा ने वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 भेजा है। अभी ये वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 149.30 AU के दूरी पे है और अब ऐसा कह सकते हैं कि पृथ्वी से वो 122.33 बिलियन किलोमीटर के दूरी पे है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको स्पेस ट्रैवल के रिलेटेड के फैक्ट्स के बारे में एक आइडिया आया रहेगा। तो हम अगले एपिसोड में मिलते हैं सूडो साइंस के नए साइफाई टॉपिक के साथ। तब तक अलविदा।